दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी खंड 3। इसका भाग जो है, थोड़ी गलती हुई है तो उसको फिर से देखना पड़ेगा, कौन सा सीरियल नंबर कौन सा आएगा। पिछले भाग में हमने जाना कि 1914 में जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह समाप्त हुआ तब मुझे स्वदेश जाना था, पर गोखले जी ने मुझे वाया लंदन जाने को कहा। इसलिए जुलाई महीने में मैं, कैलेनबैक और कस्तूरबा हम तीनों पानी के जहाज से 3rd क्लास में लंदन जाने के लिए निकले। मादिरा में हमें महायुद्ध आरंभ होने में कुछ ही समय था ऐसी सूचना मिली और कुछ दिन बाद विश्व महायुद्ध शुरू होने का समाचार मिला। इसलिए हमें रोक लिया गया क्योंकि समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। फिर हम 2 दिन विलंब से 4 अगस्त को लंदन पहुंचे। अब आगे युद्ध में भाग लेना। विलायत में पहुंचने पर पता चला कि गोखले जी पेरिस में ही फंसे हुए थे। पेरिस से सारे संपर्क युद्ध के कारण बंद हो चुके थे। गोखले जी अपने उपचार के लिए पेरिस गए थे। उनसे मिले बिना स्वदेश नहीं आना था। कौन जाने वो कब आएंगे, तब तक क्या करने का। युद्ध के बारे में मेरा कर्तव्य क्या था। जेल के मेरे सहयोगी और सत्याग्रही सोहराब जी अर्जानिया विलायत में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे। एक उत्कृष्ट सत्याग्रही होने के नाते उन्हें इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर दक्षिण अफ्रीका में मेरी जगह भेजने के इरादे से उन्हें बैरिस्ट्री करने के लिए भेजा गया था। उनका खर्च डॉक्टर प्राण जीवन मेहता देते थे। मैंने उनसे चर्चा की। उसी के साथ उनके मार्फत डॉक्टर जीवराज मेहता इत्यादि और अन्य हिंदी लोग जो वहाँ रहते थे, उनकी सभा बुलाकर मैंने अपना विचार रखा। मेरा ऐसा विचार था कि विलायत में रहने वाले हिंदी लोगों ने अपना सहयोग युद्ध में करना चाहिए। अंग्रेज विद्यार्थियों ने अपना सहयोग दे दिया था, फिर हिंदी विद्यार्थियों को पीछे रहना ठीक नहीं था। परंतु इसके बारे में बहुत से मतभेद थे। अपनी और अंग्रेजों की स्थिति में हाथी और घोड़े जैसा फर्क था। एक गुलाम, दूसरा सरदार। ऐसे में गुलाम नौकर ने मालिक की मदद करने के बजाय गुलाम नौकर ने इस मौके को अपनी मुक्तता के लिए प्रयोग करना क्या उचित नहीं होगा। वो मालिक का गुलाम जो है वो इस मौके को अपनी मुक्तता के लिए इसका फ़ायदा उठा सकता है, वो ठीक होगा। पर उस वक्त मुझे यह विचार मान्य नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे यह समझता नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ों की राज्य पद्धति में जो दोष था वो अंग्रेज अमलदारों के कारण था। यदि हम प्रेम से उसको दूर कर सकें और अंग्रेज़ों के मार्फत अपनी स्थिति सुधारने की इच्छा रखते थे, तो ऐसे समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे ये विचार मेरे तब थे, किंतु आज मेरे विचार अंग्रेज़ों के प्रति ऐसे नहीं हैं। पर जैसे आज मेरा अंग्रेजी सत्ता पर से विश्वास उठ चुका है, अतः आज मैं कभी भी उनकी मदद करने के बारे में नहीं सोचूंगा। इसलिए जिनका उस समय विश्वास उठ गया था वो क्यों मदद करेंगे। लोगों की मांग को मनवाने का यही समय था, ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन मेरी सोच विपरीत थी। मैं ऐसा सोचता था कि मुसीबत के समय हमें अपनी मांगें न रखने में ही शिष्टाचार
और दूरदृष्टि थी। मैंने मेरी राय निश्चित की और उसके समर्थन में नाम देने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार नाम देने वालों की संख्या बहुत थी, जिसमें सभी प्रांत और धर्मों के लोग थे। फिर मैंने लॉर्ड क्रू को पत्र लिखा और उसमें लिखा, यदि हिंदी लोगों की मांगें स्वीकार की जाए, स्वीकार की जाए, इसके लिए घायल सैनिकों की सेवा करने के लिए यदि प्रशिक्षण लेना हो तो उसके लिए मैंने सहमति व्यक्त की। कुछ बातें और चर्चा होने के बाद लॉर्ड क्रू ने हिंदी लोगों की मांगें मान ली और युद्ध के समय साम्राज्य की मदद करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। जिन्होंने नाम दिए थे उन्होंने प्रसिद्ध डॉक्टर कैटली के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। 6 हफ्तों का छोटा प्रशिक्षण कार्यक्रम था। हम लगभग 80 लोग इसमें शामिल हुए। प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा ली गई, जिसमें एक व्यक्ति फेल हुआ। उसके बाद हमें प्रारंभिक सैन्य शिक्षण दिया गया। इसके लिए कर्नल बेकर को हमारी टुकड़ी का सरदार नियुक्त किया गया। इस समय विलायत का दृश्य देखने लायक था। लोग घबराए हुए नहीं थे और हर कोई उसकी शक्ति के अनुसार युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार था। स्त्रियों और वृद्धों के लिए भी काम था। वे सैनिकों के लिए कपड़े काटने और सिलने का काम में लगे हुए थे। वहाँ स्त्रियों का एक क्लब लाइसियम नाम से था। उन्होंने युद्ध विभाग के लिए कपड़े सिलने की जवाबदारी ली थी। सरोजिनी नायडू इसकी सभासद थी। इसी समय मेरी उनसे पहचान हुई। उन्होंने मुझे कपड़े सिलने का एक गट्ठा दिया था, जिसे मैंने और अन्य लोगों ने सिलवा कर उन्हें दिया। तो ये अध्याय प्रारंभ यहाँ समाप्त होता है। बापू की आत्मकथा पढ़ने के बाद हमें कुछ बातों का, कुछ जो व्यवहारिक बातें उनका जो एहसास होता है, उसमें एक बात ऐसी भी है कि उस समय जो आज आधुनिक संसाधन हमारे पास है, संचार के, आवागमन के, यातायात के, उस समय वो सब कुछ नहीं था। इसी प्रसंग में उन्होंने बताया है कि डरबन से और लंदन जाने के लिए पानी के जहाज़ से 18 दिन लगे थे। अब आप सोचिए कितना मुश्किल था वो समय। 18 दिन, जो कि आज हवाई जहाज से हम 17-18 घंटे में की दूरी में 10-12 हज़ार किलोमीटर की, अगर जैसे यहाँ से अमेरिका जब जाते हैं लोग तो नॉन स्टॉप 17-18 घंटे में पहुँच जाते हैं। और कहाँ 17-18 घंटे और कहाँ 17-18 दिन। तो आप सोचिए कितना कठिन समय था। यही ये अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।